Assalamualaikum dear students. Today our discussion topic is equilibrium constant and its unit. आज हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी और उसके यूनिट्स को डिस्कस करना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स. सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट of concentration of products raised to the power of coefficients to the product of concentration of reactant raised to the power of coefficient as expressed in a balanced chemical equation. इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोगों को इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखना होगा. ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है. यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे जो कैपिटल ए है और कैपिटल बी है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है. जब रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और हमारे पास बना दिया प्रोडक्ट जो कि सी एंड डी है, ठीक है. अगर हम लोग अभी इस इक्वेशन में मोलर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मास जो है वो हमारे पास स्मॉल ए की फॉर्म में है. आप मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मास को डिफरेंट ना समझिए, ये एक ही चीज़ है. हम लोग कभी कहीं पे मोलर कंसंट्रेशन यूज़ कर देते हैं वर्ड, कहीं पे एक्टिव मास यूज़ कर देते हैं, या कहीं पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात कर देते हैं. तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन है या एक्टिव मास है वो है स्मॉल ए और स्मॉल बी, और यहाँ पे प्रोडक्ट में स्मॉल सी एंड स्मॉल डी की फॉर्म में मौजूद है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग ब्रैकेट से बाहर कोफिशिएंट की फॉर्म में यानी पावर की फॉर्म में लिखते हैं. ये आप लोगों ने ये बात याद रखनी है. अब हम लोग अगर इस इक्वेशन को केसी की फॉर्म में लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लोगों को पता है कि केसी इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यानी प्रोडक्ट को हम लोग हमेशा ऊपर लिखते हैं. प्रोडक्ट आर रिटन एज न्यूमिनेटर एंड रिएक्टेंट आर रिटन एज डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर का मतलब ये है कि जो चीज़ फ्रैक्शन से ऊपर लिखी जाती है, ठीक है, डिवाइड बार से ऊपर लिखी जाती है, उसको हम लोग न्यूमिनेटर बोलते हैं. और जो चीज़ डिवाइड बार या फ्रैक्शन से नीचे लिखी जाती है उसको हम लोग रिएक्टेंट यानी उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं. तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि केसी इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ को समझने की ज़रूरत है. यहाँ पे दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्ट के, ठीक है. एक वर्ड यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट और एक वर्ड यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट्स. जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है इसका मतलब ये होता है कि जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो टोटल अमाउंट आती है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो इसका जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो 4 होगी. टोटल सम आएगा वो हमारे पास 4 है. यानी जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उसके नतीजे में जो हमारे पास चीज़ आती है, जो हमारे पास सम आता है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है. अब यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट है ना, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे इसी प्रोडक्ट की बात हो रही है. द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट. यानी ज़रब के नतीजे में जो हमारे पास चीज़ आती है, जो सम आता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो प्रोडक्ट है, ठीक है. जो हमारे पास मजमू आता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है. अगर हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, अब ये हम लोगों ने पढ़ा था कि केसी इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट,
ठीक है, यानी हमारे पास C और D की कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन हमारे पास ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब ये हमारे पास C और D हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, C भी प्रोडक्ट है और D भी प्रोडक्ट है। इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, ज़रब का रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट, यहाँ पे डेफिनेशन में जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। द रेशियो, ये है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी सी की मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब ये ओवरऑल प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को होपफुली। अब उसने ये कहा है, और यहाँ पे आप सी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। अब रिएक्टेंट के दरमियान भी, यानी ए और बी दो रिएक्टेंट है, इनके दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो हम लोग इसको भी कहेंगे कि ये प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। यानी प्रोडक्ट है, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने हमेशा जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम लोगों ने पावर की फॉर्म में, कोफिशिएंट की फॉर्म में ब्रैकेट से बाहर लिखना है। तो हम लोगों को पता है कि ये जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है ए और ये बी, इसको हम लोगों ने पावर की फॉर्म में ब्रैकेट से बाहर लिखना है हमेशा, ठीक है। तो अब हम लोगों को होपफुली आपको इसकी डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो होती है बेसिकली ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पे ज़रब से मुराद है यहाँ पे, यानी ए सी और डी के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये टोटल प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, टोटल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात हो रही है। रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स, यानी हम लोगों ने इसकी कंसंट्रेशन को हमेशा कोफिशिएंट्स की फॉर्म में लिखना है। टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी यहाँ पे जो रिएक्टेंट हैं इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी टोटल प्रोडक्ट है ये हमारे पास, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम लोग जो सा है मोलर कंसंट्रेशन को वो पावर की फॉर्म में, कोफिशिएंट की फॉर्म में बाहर ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं। तो होपफुली आपको इसकी केसी की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। केसी इज इक्वल product of concentration of product raised to the power of coefficients over product of concentration of reactant raised to the power of coefficient, यानी कि ये प्रोडक्ट, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लिकेशन यानी हासिल ज़रब है, यानी सी और डी का जो में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है उसके बारे में बात कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, ये नहीं सी और डी की कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स, यानी उसको कंसंट्रेशन को हम लोगों ने पावर की फॉर्म में, कोफिशिएंट्स की फॉर्म में बाहर लिखना है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमारे पास कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी, यानी इसके जो प्रोडक्ट है, यानी दोनों की अमाउंट जो सी है, टोटल अमाउंट जो सी है, उसको हम लोगों ने कहा है कि बाहर ब्रैकेट की बाहर इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोगों ने ब्रैकेट से बाहर कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास केसी की डेफिनेशन आ गई है, तो आप लोगों को होपफुली अच्छे से समझ आ गई होगी इसकी। अब हम लोगों ने बात करनी है केसी विद नो यूनिट्स की। केसी हैज़ नो यूनिट इन अ रिएक्शन विथ equal number of mole on both sides of the equation. This is because concentration unit cancel out in the expression for Kc.
यानी उसने कहा है कि किसी का उस वक़्त कोई यूनिट नहीं होता जब इक्वेशन के दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो उसकी वजह से कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स हैं, कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो बिल्कुल कैंसल हो जाते हैं और हमारे पास किसी का कोई भी यूनिट नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, यानी हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास आयोडीन है, ठीक है? आयोडीन गैस के वेपर्स मौजूद हैं। जब इन्होंने रिएक्ट किया और हमारे पास बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी मोलर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन 1 है, 1 मोल है। आप लिखें 1 को या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हाइड्रोजन की भी मोलर कंसंट्रेशन 1 है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको केसी की फॉर्म में लिखते हैं तो आपको पता है कि केसी की फॉर्म में प्रोडक्ट को हमेशा न्यूमिनेटर के तौर पे लिखा जाता है, यानी फ्रैक्शन से ऊपर लिखा जाता है, और रिएक्टेंट को हमेशा हम लोग फ्रैक्शन यानी डिवीजन बार से नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि हमारे पास प्रोडक्ट था, उसको हम लोगों ने फ्रैक्शन से ऊपर लिखा हाइड्रोजन आयोडाइड, और जो इसकी मोलर कंसंट्रेशन है यानी 2, इसको हम लोगों ने ब्रैकेट से बाहर लिखा। अब यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट की तरफ आ जाते हैं। रिएक्टेंट हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन 1 है। अब आप बेशक मोलर कंसंट्रेशन को लिखो, 1 को लिखो या ना लिखो, एक ही बात है, ठीक है? तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 को नहीं लिखा, और यहाँ पे आयोडीन है तो आयोडीन की कंसंट्रेशन भी, मोलर कंसंट्रेशन भी 1 है, तो हम लोगों ने आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन को भी यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया। अब जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है वो है मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है? ये मोल पर डीएम क्यूब है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोगों ने इस यूनिट को फिट कर दिया है, यानी यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की चूँकि कोफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने इस मोल पर डीएम क्यूब को 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है? अब हम लोगों ने प्रोडक्ट का यूनिट यानी हम लोगों ने लिखा मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है? 1 टाइम हो गया ये, और चूँकि ये 2 टाइम्स है तो हम लोगों ने इसको 2 टाइम्स लिखना है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है? अब हाइड्रोजन का भी हम लोगों ने लिख लिया मोल पर डीएम क्यूब, ये हम लोगों ने हाइड्रोजन का लिख लिया यूनिट, ठीक है? और फिर हम लोगों ने कंसंट्रेशन यूनिट लिख लिया आयोडीन का भी, हम लोगों ने मोल पर डीएम क्यूब हम लोगों ने ये लिख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे बिल्कुल। मोल पर डीएम क्यूब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और हम देखेंगे कि केसी का कोई भी यूनिट नहीं है। केसी का उस वक्त कोई यूनिट नहीं होता जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन के दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तब वो उसकी कंसंट्रेशन जो सी यूनिट की कंसंट्रेशन होती है वो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाती है। इस वजह से केसी का कोई भी यूनिट नहीं होता। तो इस इक्वेशन में हम लोगों ने देखा कि केसी का कोई भी यूनिट नहीं है। अब हम लोगों ने देखना है केसी विद यूनिट यानी केसी यूनिट्स के साथ, ठीक है? फॉर रिएक्शंस in which the number of the moles of the reactant and product are not equal in the balanced chemical equation, ठीक है? अब उसने इसमें ये कहा है कि जब एक केमिकल इक्वेशन में जब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, तो तब केसी का यूनिट बनेगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल क्या है, 1 है यहाँ पे, और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास 3 हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो अमोनिया बना है उसके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 2। तो इसका मतलब है कि ये अनइक्वल नंबर ऑफ मोल है। नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन का 3 है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो है उसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, ठीक है? तो ये अनइक्वल सिचुएशन हो गई है, ठीक है? नंबर ऑफ मोल इक्वेशन के दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो इसलिए अब इस सूरत में हमारे पास केसी का यूनिट आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे केसी का आप लोगों को पता है, ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट को ऊपर लिखा जो कि है हमारे पास अमोनिया, ठीक है? अमोनिया को हम लोगों ने फ्रैक्शन से ऊपर लिखा एज ए
न्यूमिनेटर और रिएक्टेंट को हम लोगों ने लिखा एज ए डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल चुका होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम लोगों ने हमेशा बाहर लिखना है, ब्रैकेट से बाहर लिखना है। तो हम लोगों ने इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है अमोनिया की, उसको हम लोगों ने ब्रैकेट से बाहर पावर की फॉर्म में लिखा है। और यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है, यानी हमारे पास जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यानी नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन थी 1 और यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन थी हमारे पास 3। तो हम लोगों ने 3 जो हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन है 3, उसको हम लोगों ने ब्रैकेट से बाहर लिख दिया है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके यूनिट्स को लिखना है, यानी हम लोगों ने इन सब के इंडिविजुअली यूनिट्स लिखने हैं। यहाँ पे हमारे पास जो अमोनिया है उसका हम लोगों ने लिखा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। चूँकि ये 2 टाइम्स है तो हम लोगों ने इसको ब्रैकेट से बाहर लिख दिया है कि ये 2 टाइम्स है, यानी ये हमारे पास 2 टाइम्स है तो हम लोगों ने ये लिखा कि ये जो हमारे पास यूनिट है ये भी हमारे पास 2 टाइम्स है। और यहाँ पे हमारे पास अब हम लोग नाइट्रोजन का हम लोगों ने लिखा कि नाइट्रोजन का हम लोगों ने यूनिट लिखा मोल पर डेसीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन का हम लोगों ने हाइड्रोजन का भी लिखा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब चूँकि हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन 3 है तो हम लोगों ने इसको 3 टाइम्स लिखना है। क्या आप जैसे खोल के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने इसको इस 2 को इस 3 के साथ कैंसिल आउट किया, ठीक है। तो हमारे पास पीछे यहाँ पे वन हमारे पास रह गया, ठीक है। 1 यूनिट रह गया हमारे पास, ठीक है। हम लोगों ने लिखा 1, ये 2 है और यहाँ पे 3 है तो ये हम कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। और पीछे यहाँ पे हमारे पास 1 यूनिट रह गया। अब हम लोगों ने लिखा 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब को हम लोगों ने 2 टाइम्स यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक ये वाला और हमारे पास ये एक ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने 2 दफ़ा लिख लिया और इसको हम लोग अब इकट्ठा सम अप करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इस फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसको इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोगों ने 2 टाइम्स यानी सम अप करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जब एक तो यहाँ पे ये 2 जो है वो मोल का भी है और डेसीमीटर क्यूब का भी है, यानी ये 2 ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मतलब है कि ये मोल का भी है और ये डेसीमीटर क्यूब का भी है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा था कि जब ये फ्रैक्शन से ऊपर जाएगी इक्वेशन तो इसके जो इनर साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि जब ये फ्रैक्शन से ऊपर जाएगी हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे मोल जो था यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब नेगेटिव है। जब ये फ्रैक्शन से ऊपर जाएगी तो हमारे पास ये बना देगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे इसके जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल ही इसके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। मोल जो है वो नेगेटिव नीचे पॉजिटिव की फॉर्म में था और ऊपर जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा और डेसीमीटर क्यूब नीचे नेगेटिव की फॉर्म में था और ऊपर जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी जो सी है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो था केसी का यूनिट आ गया है। केसी का यूनिट उस वक्त आता है जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वेशन में इक्वल नहीं होते यानी अनबैलेंस होते हैं, तो तब हमारे पास केसी का कोई ना कोई यूनिट आता है। अब हम लोग एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास 9.2 है। ये आप लोगों ने खुद ही बेसिकली ये एग्जांपल्स करनी है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देती हूँ।
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय द हाइबर प्रोसेस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट रिवर्सिबली एट 500 डिग्री एज फॉलोइंग। यानी हाइबर प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने अमोनिया बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए होती है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमारे पास है नाइट्रोजन गैस है और हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और इसने मिलकर बना दिया हमारे पास अमोनिया। और यहाँ पे हम अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल 1 है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल 3 है और अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो अब अगर हम लोगों ने इसकी मोलर कंसंट्रेशन की बात करते हैं, अगर हम लोग मोलर कंसंट्रेशन को देखते हैं तो इसके पास उन्होंने हमें नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन के नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने केसी की फॉर्म में यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की भी वैल्यू मौजूद है, हाइड्रोजन की भी और अमोनिया की भी। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने केसी को लिखना है सबसे पहले केसी यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आप लोगों ने इसके अंदर आप लोगों ने इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देनी है। यानी आप लोगों ने अमोनिया की वैल्यू 0.113 है तो आप लोगों ने यहाँ पे 0.113 को पुट कर देना है और यहाँ पे आप लोगों ने ब्रैकेट को बंद कर देना है। चूँकि इसकी मोलर कंसंट्रेशन 2 है तो आप लोगों ने बाहर 2 लिख देना है। फिर आप लोगों ने नाइट्रोजन की वैल्यू को देखना है, वो है हमारे पास 0.602 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आप लोगों ने यहाँ पे नाइट्रोजन की वैल्यू को लिख देना है। चूँकि इसका कोई भी हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन नहीं है, यानी 1 थी तो हम लोग इसको 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की चूँकि हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन 3 थी तो हम लोगों ने वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे 3 मोलर कंसंट्रेशन 3 को पुट कर दिया। अब आप इसका कैलकुलेटर से जब सम अप सारा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 0.286 मोल पर डीएम। तो ये हमारे पास केसी की वैल्यू आ गई है। अब हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करना है, वो है हमारे पास 9.1। इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्ट करती है आयोडीन के साथ एट 25 डिग्री टेम्परेचर पे, तो हमारे पास बनाते रही है हाइड्रोजन आयोडाइड और ये हमारे पास एक रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पे भी हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन जो होती हैं वो दी हुई है। हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन वैल्यू भी दी हुई है, हमारे पास आयोडीन की भी हमारे पास वैल्यू है और हाइड्रोजन आयोडाइड की भी वैल्यू है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यूज मौजूद है। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन को केसी की फॉर्म में लिखना है। आपको पता है केसी की फॉर्म में जब लिखते हैं तो केसी की फॉर्म में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी हम लोग प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट को हम लोग नीचे लिखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है उसको हम लोगों ने ऊपर लिखा और इसकी मोलर कंसंट्रेशन 2 है तो हम लोगों ने इसकी ब्रैकेट से बाहर मोलर कंसंट्रेशन 2 को लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और आयोडीन है हमारे पास जो कि हमारे पास रिएक्टेंट है, तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे हाइड्रोजन की 1 है और आयोडीन की भी 1 है। तो हम लोग इसको बेशक लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर ये जो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ दी हुई हैं, हम लोगों ने इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देना है और इसका जो हमारे पास सम आएगा वो हमारे पास होगा, टोटल जो हमारे पास केसी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 80 होगी। तो ये हम लोगों ने कुछ इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने इन तमाम इक्वेशंस की प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा जितनी भी एग्जांपल्स दी हुई हैं उनका खुद ही घर में सॉल्यूशंस आप लोगों ने निकालने हैं और ये आपका होमवर्क भी है। उम्मीद है कि आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी और उसके यूनिट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।